हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोशो लिटरेरी स्टंप। तो डियर वन, आज हम शुरू करेंगे अपनी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस पोएम को लिखा है एक बहुत ही रियलिस्टिक पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिनका जन्म 1874 में और जिनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो जन्म स्थान है वो है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बहुत ही फेमस पोएट हैं और इनके जितने भी वर्क्स हैं उन सब में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रियलिटी ऑफ लाइफ मनुष्य के जीवन की वास्तविकताओं को डिपिक्ट किया है, दर्शाया है। और इसी अपनी स्टाइल के थ्रू उन्होंने जीवन की अनेक चीजें, चाहे वो हैप्पीनेस है, सोरोनेस है, डिस्पेयर है, जॉय है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इस तरह की सारी चीजों को उन्होंने अपनी पोएट्री में या अपने लार्जर प्रोफाइल वर्क्स में बहुत ही अच्छे से स्थान दिया है, उनको रखा है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको इस पोएम यानी डस्ट ऑफ स्नो की थीम के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बातें कर लूं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपने अपने घरों में देखा भी होगा कि यदि खाने की किसी चीज में सपोज कोई बाल आ जाए या अचानक दूध गिर जाए या कोई बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई घर से कहीं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है और तभी किसी को छींक आ जाए या कोई रास्ते में टोकी दे, तो इस तरह की और भी दूसरी किसी एक्टिविटी को हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं और एक गैस कर लेते हैं कि शायद कुछ अच्छा नहीं होगा या कोई बनता हुआ काम ही बिगड़ जाएगा। जैसे कि एक क्रिएचर है, आप देखेंगे क्रो, जिसको हमारी सोसाइटी में उदासी या डेथ का एक सिंबल माना जाता है। ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि ये सारी चीजें या इल ओमेन या अपशकुन जिन्हें हम कहते हैं, ये सब वास्तव में होता भी है या बस ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमागों की एक बेहुदा उपज ही है। इसी बात को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक क्रो, जो कि एक उदासी और डेथ का सिंबल है, उसके माध्यम से बताने की कोशिश की है या समझाने की कोशिश की है। तो इससे पहले कि मैं आपको इस पोएम डस्ट ऑफ स्नो की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूं, आप उससे पहले अभी हमारे चैनल सोशो लिटरेरी स्टंप को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपके पास हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट होती रहे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इस पोएम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम इस पोएम के टाइटल डस्ट ऑफ स्नो को थोड़ा समझ लें। तो यहां इस डस्ट का मीनिंग कोई छोटे छोटे से धूल के कण नहीं है, बल्कि किसी चीज के झड़कर गिरने के रूप में इस वर्ड का पोएटिक मीनिंग आता है। और इसका यही मीनिंग आपको तब ज्यादा समझ में आएगा जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। तो फाइन स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में पोएट ने दो मेटाफर यूज किए हैं। पहला है एक क्रो और दूसरा मेटाफर है एक हेमलॉक ट्री। और आपको यह पता ही होगा कि ये दोनों ही एक सिंबल हैं डेथ का, ग्लूमिनेस का, डिप्रेशन का, उदासी का। कुल मिलाकर यह है कि इन दोनों का क्रो का और हेमलॉक ट्री को भी हमारे समाज में शुभ नहीं माना जाता। कारण यह है कि ये जो हेमलॉक ट्री है ना, ये एक पॉइजनस ट्री होता है। इसका हिंदी मीनिंग है धतूरा। तो आप खुद ही एक आइडिया लगा ले कि किसी खुशी के काम में तो किसी पॉइजन का या किसी पॉइजनस चीज का इस्तेमाल नहीं होगा क्या? तो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यहां इस पोएम में ये हेमलॉक ट्री एक उदासी या डेथ या डिप्रेशन के मूड को सेट कर रहा है। ये तो तय हो गया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं द वे मीन्स जिस तरह से एक क्रो ने शुक डाउन मीन्स हिलाकर, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट मीन्स झाड़ी या गिराई, स्नो मीन्स बर्फ, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री उस हेमलॉक के पेड़ से। तो स्टूडेंट्स, यहां जो फर्स्ट लाइन में एक वर्ड आया हुआ है द वे मीन्स वो तरीका। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो तरीका क्या था जिस तरीके का यूज करके उस क्रो ने वो स्नो पोएट पर गिराई? हो सकता है कि वो जब आकर बैठा होगा उस पेड़ पर तो उसके बैठने के मूवमेंट से, या फिर वो वहां उस स्नो से ढके हुए हेमलॉक ट्री पर पहले से बैठा होगा और जैसे ही पोएट वहां पर बैठा तो वो क्रो एकदम से उड़ा हो और उसके उड़ने से वो ब्रांच जिस पर वो क्रो बैठा हुआ था वो हिली हो और उसके इसी मूवमेंट से बर्फ नीचे गिर रही हो, या वहीं बैठे बैठे ही उस क्रो ने अपने विंग्स को फ्लैप किया हो, उसके फ्लैपिंग की वजह से वो स्नो नीचे गिरी हो। उस बर्फ के नीचे गिरने का रीजन कुछ भी हो सकता है,
जो हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि एक क्रो ने जिस तरह से पोएट के ऊपर वो स्नो गिराई, या हम सिर्फ उस स्नो के गिरने का ही जिक्र कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां पोएट के द्वारा लिखे गए इस सेकंड स्टैंजे को देखते हैं, जिसमें पोएट कहता है कि हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। तो यहां रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जैसे ही उस क्रो के किसी मोमेंट से मेरे ऊपर वो स्नो गिरी, उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया। तो आप यहां एक आइडिया लगाइए कि जिस तरह से पोएट ने यहां इस पोएम में दो मेटाफर्स यूज किए हैं, एक तो क्रो और दूसरा हैमलॉक ट्री। ये दोनों ही मेटाफर्स ये शो करते हैं कि पोएट उस समय जबकि वे हैमलॉक के नीचे जाकर बैठे, वे बहुत सैड थे, अनहैप्पी थे, डिप्रेस थे या ग्लोबी थे। तो जैसे ही वो बर्फ एक क्रो ने उनके ऊपर गिराई, एक चेंज ऑफ मूड मीन्स उनका मूड एकदम चेंज हो गया। तो यहां हम इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि पोएट का मूड यहां आने से पहले ही खराब था, लेकिन एक क्रो के एक छोटे से एक्शन ने उनका पहले से ही खराब मूड तो ठीक किया ही, बल्कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे ही हैड रूट, मतलब उनके दिन का वो बचा हुआ हिस्सा वो भी उसने अच्छा कर दिया, जिसको उसको भी बर्बाद होने से बचा दिया। तो यहां हम एक बार फिर देखते हैं कि जिस तरह से ये जो इल ओमेंस हैं, जिनको मैंने अभी पहले शुरू में बताया था, जिनको हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता, तो आप जरा सोचिए कि यदि हमारे खाने में कोई बाल आ जाए, तो ये तो खाना बनाने वाले की लापरवाही है ना भाई, वो अपने सर को ढक के रखें। इसमें उस खाना खाने वाले की क्या गलती है? या दूध अचानक से बिखर जाए तो यह भी एक लापरवाही हो सकती है, इसमें क्या अपशगुन हुआ? या कोई बिल्ली रास्ता कट जाए तो भाई बिल्ली तुम्हारा इंतजार करेगी क्या कि पहले तुम गुजर जाओ भाई, मैं बाद में जाऊंगी? अरे बिल्ली को तो जाना है, तो वो चली गई। तो इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने समाज में फैली भ्रांतियों और शगुन अपशगुन के विषय में भी बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से इल ओमेन के सिंबल्स क्रो और हैमलॉक ट्री ने उनके बाकी बचे हुए दिन को अच्छा कर दिया, उसी तरह से अन्य इल ओमेन्स को भी लोगों को शेटर कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। यह तो हुई पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो अब हम आते हैं इसी पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो डियर वन, इस पोएम में जो सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिनेडिकल। इस फिगर ऑफ स्पीच में जहां कुछ विशेष शब्दों के माध्यम से पूरे वर्ग को एनालाइज किया जाता है, जैसे कि आप देखते भी हैं कि सेकंड स्टैंजे की फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, या हार्ट का मीनिंग पूरी पर्सनैलिटी के चेंज होने से है, पर्सनैलिटी बदल जाती है। जो कि पहले पोएट डिप्रेस थे या ग्लूमी थे, सैड थे, लेकिन अब स्नो फ्लैक्स के गिरने के बाद वो खुश हो गए। इसी में एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच वहां होती है डियर वन जहां दो कॉन्सोनेंट्स सेम साउंड में लगातार आते हैं। जैसे यहां आप सेकंड स्टैंजे की थर्ड लाइन में देखेंगे सेव्ड सम, यहां एस कॉन्सोनेंट लगातार एक ही साउंड में रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं। तीसरा आप देखेंगे सिंबोलिज्म, यहां आप देखेंगे कि पोएट बहुत ही सूलन मूड में है, सैड मूड में है, लेकिन इसलिए पोएट यहां किसी पाइन या ओक ट्री के बारे में बात नहीं करते, बल्कि वो एक पॉइजनस ट्री हैमलॉक का यूज करते हैं, जो कि डेथ को, मृत्यु को, दुख को सिंबलाइज करते हैं। इसी तरह पोएट यहां किसी नाइटिंगेल बर्ड का जिक्र नहीं करते, बल्कि वे एक क्रो का जिक्र करते हैं। और आप जानते हैं कि क्रो किसी नाइटिंगेल की तरह से मेलोडियस सिंगिंग तो कर नहीं सकता ना। तो यहां आप ये भी देखेंगे कि एक क्रो के हैमलॉक की ब्रांच को हिला देने भर से जब पोएट के ऊपर स्नो डलती है तो पोएट खुश हो जाते हैं और उनका मूड अच्छा हो जाता है। तो यहां पोएट ने स्नो का जिक्र किया है एज सिंबल ऑफ प्योरिटी के रूप में, पवित्रता के प्रतीक के रूप में, क्योंकि स्नो क्या कैसी होती है? व्हाइट होती है, एंड व्हाइट इज ए सिंबल ऑफ प्योरिटी, सेरेनिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर पोएट ने एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है और वो है मेटाफर, जिसे उन्होंने क्रो और हैमलॉक के रूप में यूज किया है। तो डियर वन, ये भी इस पोएम में यूज्ड है। तो यहां पर ये सब लिटरेरी डिवाइसेस खत्म हो जाती हैं। अब हम आते हैं और जानते हैं कि इस पोएम में राइमिंग स्कीम क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप इस पोएम में देख रहे हैं, इसके फर्स्ट स्टैंजे की फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन के लास्ट में वर्ड्स हैं क्रो एंड स्नो। दोनों की राइमिंग एक ही है। ठीक इसी तरह इसी फर्स्ट स्टैंजे की सेकंड और फोर्थ लाइन के लास्ट के वर्ड्स हैं मी एंड ट्री। तो इन दोनों वर्ड्स की राइमिंग भी सेम है। अब हम देखते हैं इस स्टैंजे के इस पोएम के सेकंड स्टैंजे की फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट के वर्ड्स हैं हार्ट एंड पार्ट। इन दोनों वर्ड्स की राइमिंग स्कीम भी सेम है। और अगर इसी सेकंड स्टैंजे की सेकंड और फोर्थ लाइंस के लास्ट वर्ड्स मूड और रूट को देखें तो इनकी राइमिंग भी सेम है। तो यहां पर आकर हमें पता चलता है कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा इस पोएम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डियर वन, इस पोएम में एक बात तो साफ पता चलती है कि कुछ लिटिल थिंग्स, आई मीन छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे एक्शंस हमारी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। जैसे कि पोएट का सैड मूड एक क्रो के द्वारा उन पर स्नो गिरा देने भर से ठीक हो जाता है। अब क्रो ने वो स्नो जानबूझकर तो पोएट पर गिराया नहीं था कि भाई पोएट आ रहा है बेचारा, यार बहुत दुखी है बेचारा, चलो मैं एक काम करता हूं, उसके ऊपर थोड़ा स्नो गिरा देता हूं तो वो ठीक हो जाएगा। अब उसे जानबूझकर तो नहीं गिराया। आई मीन दैट एक्शन ऑफ क्रो वाज अनइंटेंशनल, लेकिन इसी स्मॉल एक्शन ने पोएट पर एक बिग इंपैक्ट डाला। सो here we see that the dust of snow is like a shower of blessings from the heaven above. The poet is delighted by the sudden shower. The dust of snow acts as a catalyst and changes his mood. The negative thoughts disappear and the poet is overjoyed that the dust of snow has saved some part of the day that he had wrote. तो इस तरह से आंसर बन सकता है इस क्वेश्चन का कि सिंपल मूवमेंट्स किस तरह से एक मनुष्य की जिंदगी में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक इसी तरह एक और क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है, जिसमें पूछा जा सकता है कि नेचर के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताइए। तो आप देखेंगे कि इस पोएम में पोएट ने नेचर को जॉय और सोरो के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट किया है। वो मानता है कि नेचर ने ही उसके डिप्रेस्ड मूड को जॉयफुल बनाया। कैसे बनाया वो आपको मैं बता ही चुका हूं ऊपर। तो डियर वन, हमारी ये डस्ट ऑफ स्नो की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहां पर खत्म होती है। अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि प्लीज अब आप तुरंत हमारे इस चैनल सोशो लिटरेरी स्टंप को सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत से पहले इसके बेल आइकन को भी हिट कीजिए और बिल्कुल ना भूलें कि आपको इसको लाइक और कमेंट भी करना है। और यहाँ पर बेल आइकन को आप इसलिए हिट करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। फाइन, थैंक यू वेरी मच डियर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, टेक केयर।